नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक राष्ट्रपति पे बात करेंगे। यानी आज का अपना टॉपिक क्या होगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो देखें, भारत का राष्ट्रपति, तो ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है जी? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये बात आर्टिकल 53 यानी 53 में है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के वो राष्ट्रपति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये पूछा जाए कि भारत के सबसे ज्यादा समय तक बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे ज्यादा समय तक बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार बनने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे ज्यादा समय तक बनने वाले राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। तो ये पूछा जाए कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के वो राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है? तो जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली भारत के वो राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसी प्रकार जब 1975 में इमरजेंसी लगी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जी? फखरुद्दीन अली थे। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने हैं जी? नीलम संजीव रेड्डी बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी। तो ये पूछा जाए कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। तो ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू जो कि संख्या में कौन से नंबर क्रम की है? 15वें क्रम की है। इसी प्रकार यह पूछा जाए कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी कौन बनी है जी? द्रौपदी मुर्मू बनी है। जबकि यह पूछा जाए कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जी? द्रौपदी मुर्मू बनी है। और ये कौन सी जनजाति से है? संथाल जनजाति से है।
संथाल जनजाति, और इसका जन्म उड़ीसा में हुआ है। तो इसका जन्म कहां पर हुआ? उड़ीसा में। कौन सी जनजाति से है? संथाल जनजाति से है। और आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। जबकि कुल में टोटल जितने राष्ट्रपति बने हैं उनमें द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की बनी है? 15वें नंबर की। जबकि महिलाओं में कौन से नंबर की बनी है? दूसरे नंबर की राष्ट्रपति बनी है। अब आता है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, तो इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो देखें, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात आर्टिकल 52 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 53 में क्या है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में है। इसी प्रकार ये पूछे कि अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, देखो मैं बता दूं, संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक देखें, एक संसद में एक तो निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के। इसी प्रकार दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। देखें, पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता था, 2 एंग्लो इंडियन पहले। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं करता है। इसी प्रकार राज्यसभा में राष्ट्रपति पहले भी कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता था? 12। जबकि वर्तमान में भी राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? 12, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। तो जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। देखें, अब राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ कौन ले रहे हैं भाग? निर्वाचित। जबकि कौन भाग नहीं ले रहे हैं? मनोनीत। जबकि इनको मनोनीत करता कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले तो एक विवाद का विषय बनता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित ही भाग लेते हैं, नॉमिनेट यानी मनोनीत भाग नहीं लेते। इसी प्रकार है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो ये बात आर्टिकल 55 में है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति गुप्त मतदान के द्वारा इसका चुनाव होता है। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। और कौन सी प्रणाली के द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। इसी प्रकार आर्टिकल 56 में क्या है कि भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 56 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 में क्या है? यानी भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है, यानी समय सीमा निर्धारित नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित किया जा सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 57, यानी भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है। इसी प्रकार आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58 में क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। तो देखें, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु फिक्स नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े, उसकी न्यूनतम आयु फिक्स होती है, अधिकतम आयु फिक्स नहीं होती। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। जबकि अधिकतम पूछे तो कोई फिक्स नहीं है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति की शपथ, यानी ओथ का विवरण किसमें है जी? आर्टिकल 60 में। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? 60 में है। इसी प्रकार ये पूछे कि राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में है। तो देखें, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन से सदन में पहले लगाया जाएगा? तो देखें, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में, और जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता। प्रश्न है कि महाभियोग क्यों लगता है? तो महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने के कारण लगता है। संविधान का उल्लंघन करने के कारण क्या लगता है जी? महाभियोग लगता है। अब मान लो जो सदन लगा रहा है, किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है, जो सदन लगा रहा है उसके 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व सूचना देंगे। उसके बाद में वही सदन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास करे। उसके बाद में दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उसकी क्या करता है? जांच करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है, आर्टिकल 72, यानी आर्टिकल 72 यानी किसी को क्षमादान या मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार, यानी किसी को क्षमा करना या मृत्यु दंड को कम करना या किसी की सजा को माफ करना, ये काम आर्टिकल 72 के तहत कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज कौन से में है? आर्टिकल 72 में। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा जी?
तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है जी? 356। जबकि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं शस्त्र विद्रोह के आधार पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल 352। जबकि वित्तीय स्थिति के आधार पर कौन सा आर्टिकल लगता है? तो वित्तीय आधार पर आर्टिकल 360 लगता है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण व शस्त्र विद्रोह होने पर आर्टिकल 352, और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय स्थिति होने पर अनुच्छेद 360। इसी प्रकार है एक उपराष्ट्रपति। तो ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का विवरण कौन से आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति का विवरण आर्टिकल 63 में है। यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 63 में है। इसी प्रकार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है जी? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है। जबकि उपराष्ट्रपति का विवरण कौन से आर्टिकल में है? 63 में। जबकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कौन से में है? आर्टिकल 64 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो ये पूछे कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछा जाए कि अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार ये पूछें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य, यानी कहने का अर्थ है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित व मनोनीत यानी दोनों भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित ही भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी प्रकार ये पूछें कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, और ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 69 में है। 69। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। जबकि ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी संविधान में संशोधन किस प्रकार होता है? तो देखो, संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, और अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की क्या देता है? शक्ति देता है। तो संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं जी? 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है जी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है।
इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। और इसके तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत क्या किया गया जी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो किससे संबंधित थी, भूमि सुधार। तो ये पूछा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ और जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और जिसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। कौन से भाग में हैं, भाग 4 में हैं, भाग 4 क में हैं और अनुच्छेद 51 क में हैं। तो ये पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस से। कौन से भाग में, 4 क में, अनुच्छेद 51 क में है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य। जबकि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने हैं जी, 11। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 मौलिक अधिकार। जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कार को क्या कर दिया गया जी, हटा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया। और इसके तहत पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि पंचायत राज से संबंधित कौन सा तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया, जो कि किससे संबंधित था, पंचायत राज से संबंधित था, पंचायत राज से। और इसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। और इसके तहत क्या किया गया जी, इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स और एसके कोचिंग सेंटर के एडिटिंग और टीचिंग स्टाफ से हूँ। दोस्तों, जो विद्यार्थी एमआर की तैयारी कर रहा है उनके लिए एसके बुक्स पब्लिकेशन लेकर आया है। ये गाइड है, साथ ही ये पेपर सेट है, अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें आपको 57 पेपर्स आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे। बात करें दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में, संपूर्ण जानकारी के लिए आप ये क्यूआर कोड दे रखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करें और कंप्लीट जो एमआर भर्ती से संबंधित जानकारी है वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों एमआर भर्ती के बारे में हम बात करें तो एमआर जो भर्ती है ये पहली बार
2 स्टेजेस में हो रही है। पहले ये 1 स्टेज में होती थी, लेकिन अब की बार से ये भर्ती 2 स्टेजेस में हो रही है। स्टेज फर्स्ट के लिए जो स्टेज फर्स्ट है वो MRI नेट के माध्यम से हो रहा है, यानी कि MR इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। जो ये टेस्ट होगा वो CBT के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होगा, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस से 25 क्वेश्चन, साथ ही जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों ही पार्टों में आपको पास होना जरूरी है। उसी आधार पर, उसी जो सिलेबस और पैटर्न के आधार पर ये गाइड को बनाया गया है। इस गाइड के अंदर आपको 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, 4 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, और साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें QR कोड दे रखा है हर मॉडल पेपर के सामने, आप QR कोड स्कैन करें और कंप्लीट उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो MR की जो पहले भर्तियाँ होती थी उनके क्वेश्चनों का, साथ ही जो सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों ही गाइड्स को, ये गाइड है और ये पेपर सेट है, इनको लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अनुसार हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा बनाया गया है। क्योंकि डिफेंस क्षेत्र में हमारी संस्थान को बुक प्रकाशन करने का लगभग 50 वर्षों का अनुभव है। उसी अनुभव के आधार पर ये गाइड तैयार की गई है और ये पेपर सेट तैयार किया गया है, जिसमें आपको 57 पेपर्स मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर हम देखें तो आर्मी NER-GD का जो एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल माह में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें लगभग 85 से 95% क्वेश्चन हमारी SK बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन कोचिंग करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हमारा कोचिंग सेंटर है नांगल नूनिया हरियाणा में, वहां आप कोचिंग कर सकते हैं। वहां हॉस्टल सुविधा भी है, एक्सपर्ट टीम द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9812015967। ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा कोचिंग सेंटर के। आप अधिक जानकारी के लिए इन कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।